Good morning everyone. Welcome to my channel. Today we learn elementary row operations on a matrix and row echelon form of a matrix. Okay, let's start with the topic elementary row operations. Okay, the following operations on a matrix A are called elementary row operations. हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं जो हम किसी मैट्रिक्स पे जब करते हैं तो वो हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज़। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की 2 रोज़ को इंटरचेंज कर देंगे। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स ए की किसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, either it's a complex number or a real number। और थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है हमारे पास एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर रो। मीन्स हम वन रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर के साथ और उसको ऐड कर देंगे किसी दूसरी रो में। तो इसकी फर्स्ट ऑपरेशन हम अपने देखते हैं कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज को किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मैट्रिक्स ए। Let us consider a matrix A, which is 1 0 5 3 2 7 and 4 8 1. So this is a 3 cross 3 matrix. I can take a matrix of any order n cross n. इस पर हम अपना फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। हम देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे इसको अप्लाई। जब हम किसी भी मैट्रिक्स पे कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो उसका साइन होता है इसको इस मैट्रिक्स ए पे अगर मैंने अप्लाई करना है तो मैं इसका साइन होगा दैट वी आर अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन दिस मैट्रिक्स ए and I am going to change, for example I am interchanging row 1 with row 2। तो मैं क्या करूँगी कि रो 2 को पहले लिखती हूँ थ्रू 3 to 7। दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आई एम डूइंग हेयर 3 to 7। सेकेंड रो को मैंने चेंज कर दिया है फर्स्ट रो के साथ, और अब सेकेंड रो की पोजीशन होगी फर्स्ट रो की जगह और फर्स्ट रो को मैं लिखूँगी सेकेंड रो की जगह। और इस ऑपरेशन को मैं डिनोट करूँगी, डिनोट कर सकते हैं दैट R1 2, दैट वी चेंज द रो 1 विद द रो 2। दिस इज़ द नोटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। नाउ दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड रो इक्वलेंट टू द मैट्रिक्स ए, विच इज़, और इसका साइन है हमारे पास, दूसरा मैं लिख सकती हूँ। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो कहलाएगा प्रीवियस मैट्रिक्स के रो इक्वलेंट। दिस मैट्रिक्स हेयर इज कॉल्ड रो इक्वलेंट टू द मैट्रिक्स ए। ये नेक्स्ट हम अपना ऑपरेशन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर। यहाँ पे हमारे पास हमने इफ़ दिस इज़ फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज़ सेकेंड ऑपरेशन, दिस इज़ थर्ड ऑपरेशन, यहाँ हमने अपना फर्स्ट ऑपरेशन किया है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेकेंड रो ऑपरेशन को, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसी मैट्रिक्स के ऊपर अपना ऑपरेशन ले कर सकती हूँ अप्लाई, या फिर मैं अपने नेक्स्ट जिस पे मैंने रो इक्वलेंट मैट्रिक्स जो मैंने अपना लिखा है उसके ऊपर भी मैं अपना सेकेंड ऑपरेशन अप्लाई कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू अवर नीड। अभी हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन क्लियर करने के लिए मैं आपको इनकी रैंडम एग्जांपल्स दे रही हूँ। सेकेंड ऑपरेशन में अगर मैट्रिक्स ए पे करती हूँ अप्लाई, अगेन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का साइन, और मैं करना चाह रही हूँ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रो ऑफ ए। फॉर एग्जांपल आई टुक द रो थर्ड रो R3 और मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ 2 के साथ। सो ये इसकी नोटेशन होगी दैट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई द रो 3 विद द स्केलर 2। फर्स्ट और सेकेंड रो हमारे पास सेम रहेंगी 1 0 5 3 2 7
and we are going to multiply the third row with a scalar 2, then we get 4 multiplied by 2 8, 8 multiplied by 2 16, and 1 multiplied by 2 is 2. So this matrix is also called row equivalent to the matrix A. और अपना थर्ड ऑपरेशन के लिए हम देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है हमारे पास, थर्ड ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा हमारे पास। थर्ड ऑपरेशन में मैट्रिक्स ए में रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन लगाएंगे हम, और फॉर एग्जांपल मैं करना चाहती हूँ अपना ऑपरेशन एडिशन ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वन रो टू अनदर। मैं किसी भी एक रो को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई करना है रो 2 को फॉर एग्जांपल 2 के साथ, 2r2, और मैंने ऐड करना है, एडिशन करनी है उसकी रो 1 में। सो दिस इज़ द थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर मैं किसी भी रो में ऐड करूँगी स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो, तब भी हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो कहलाएगा रो इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स ए। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जिस भी रो पे आप ऑपरेशन करना चाहेंगे, जिस रो को आप चेंज करना चाहेंगे, आपने उसको पहले लिखना है। अब मैंने यहाँ पे R1 पहले लिखा है, तो मेरे पास जो चेंजिंग होगी वो R1 में, रो 1 में होगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो है इसका एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1। 1 में मैं क्या करूँगी, 1 में मैं ऐड करूँगी 2 टाइम्स रो 2। रो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, रो 2 का एलिमेंट है मेरे पास 3, विच इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 6 विच इज़ इक्वल्स टू 7। तो मेरे पास रो 1 की फर्स्ट एंट्री जो चेंज हुई है वो 1 से 7 में चेंज हो गई है। नेक्स्ट मैंने रो 1 को चेंज करना है, सेकेंड एंट्री रो 1 की 0 है, 0 में मैंने ऐड करना है 2 टाइम्स रो 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री विच इज़ 2 हेयर, विच इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो रो 1 की सेकेंड एंट्री मेरे पास 0 से कन्वर्ट हो गई है 4 में। एंड फॉर द थर्ड एलिमेंट और एंट्री ऑफ रो 1, फर्स्ट है हमारे पास थर्ड एलिमेंट है 5। 5 में मैंने ऐड करना है 2 टाइम्स रो 2 की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री विच इज़ 7 हेयर, दिस इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 14 विच इज़ इक्वल्स टू 19। तो मेरे पास रो 1 की थर्ड एंट्री है 19। अब चेंज मेरे पास सिर्फ R1 में आएगा, R2 रिमेन्स द सेम, 327 and 481. So this is the third operation we apply here on the matrix A. अच्छा, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख दूँ। इन एग्जांपल्स में मैंने तीनों जो हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वो मैट्रिक्स ए पे अप्लाई किए हैं। ओके, वन नेक्स्ट टॉपिक इज़ रो एशलन फॉर्म और एशलन मैट्रिक्स। ओके, हम अपनी किसी भी मैट्रिक्स को जो है एशलन फॉर्म में या रो एशलन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। जो हमने अभी 3 ऑपरेशंस पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हुए हम अपने मैट्रिसेस को एशलन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास यूज़ होते हैं जब हमने हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है, हमने अपना इक्वेशंस का सिस्टम सॉल्व करना होता है, अपने वेरिएबल्स फाइंड करने होते हैं, वेरिएबल्स की या अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। तो वहाँ पे हमें ये एशलन फॉर्म जो रो एशलन फॉर्म है वो हेल्प करती है अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। हमारा जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चला जाता है एशलन फॉर्म की वजह से, और हम अपना इजीली अननोन की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन M क्रॉस N मैट्रिक्स A इज़ सेड टू बी इन रो एशलन फॉर्म if it has the following properties. First property है हमारे पास रो एशलन फॉर्म की, that all 0 rows if any are at the bottom of the matrix. अगर हमारे पास मैट्रिक्स है हमारा और उसकी जितनी भी, अगर उसके अंदर कोई 0 रोज़ हैं, मतलब उसके रो के सब एलिमेंट्स या
सब एंट्री ज़ीरो हैं तो वो आपके पास रो पूरे मैट्रिक्स में सबसे नीचे रो होगी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स के सेंटर में या ऊपर कहीं ज़ीरो की रोज़ आ जाएं जिसके सब एलिमेंट्स ज़ीरो हों तो वो हमारे पास एशेलन फॉर्म या रो एशेलन फॉर्म नहीं होगी किसी मैट्रिक्स की। सेकेंड प्रॉपर्टी है द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री इन ईच नॉन ज़ीरो रो। हमारे पास कोई भी रो होगी उसकी जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री होगी, कोई भी नंबर होगा जो इस कॉल्ड पिवट। जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होगी किसी भी रो की वो एक तो पिवट कहलाती है एंड इज़ टू द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ ईच प्रीसीडिंग रो। और हमारे पास वो जो अगली रोज़ हैं, नेक्स्ट रोज़ जो हमारे पास आएंगी उसके पिवट में जो है, पिवट के से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कम होंगे अगली रोज़ से। एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसको समझने के लिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है मेरे पास 5 क्रॉस 8 और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रो एशेलन फॉर्म है या नहीं, ये फुलफ़िल करता है रो एशेलन फॉर्म की कंडीशन या नहीं। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो की जो पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है, दिस इज़ फर्स्ट रो की पहली ज़ीरो एंट्री है और ये हमारे पास पहली नॉन ज़ीरो एंट्री है फर्स्ट रो की। सो दिस इज़ कॉल्ड पिवट। पिवट को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ओके, दिस इज़ पिवट। फिर हम अपने सेकंड रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री देखते हैं। ये यहाँ पे सेकंड रो है और ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिवट। फिर हमारे पास थर्ड रो की जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, दिस इज़ पिवट। फोर्थ रो की दिस इज़ फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ रो फोर्थ एंड दिस इज़ कॉल्ड पिवट। और हमारे पास जो रो 5 है उसकी ऑल एंट्री ज़ीरो है तो रो 5 जो है मेरे पास ज़ीरो रो कहलाएगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है ऑल ज़ीरो रोज इफ़ एनी आर एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स, तो येस दिस कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। हमारे पास एक ही वन ज़ीरो रो है इस मैट्रिक्स में विच इज़ एट द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। और हम अपनी सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट तो सेटिस्फाई हो गया फॉर द रो एशेलन फॉर्म। सेकंड कंडीशन में जो पिवट है, पिवट से पहले जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो आपके पास कम होने चाहिए किसी भी रो में अगली रो की निस्बत। जैसे फर्स्ट रो में पिवट से पहले 1 ज़ीरो है, फिर इससे नेक्स्ट रो में पिवट से पहले 2 ज़ीरोज़ हैं जो कि इससे ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट रो है थर्ड रो में पिवट से पहले 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं जो कि पिछली रो से ज़्यादा हैं। फिर रो फोर्थ में पिवट से पहले हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं जो कि हमारे पास इससे प्रीवियस रो से ज़्यादा हैं। और लास्ट तो हमारे पास ऑल ज़ीरोज़ है। So this also second property of row echelon form is also satisfied in this matrix. So this is an example of a row echelon form. Matrix A is in ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि रो एशेलन फॉर्म को मिक्स करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो हमारे पास होता है एशेलन फॉर्म में, रो एशेलन फॉर्म होती है, लेकिन हर रो एशेलन फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं देखती हूँ, अगर एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, for example I take a matrix P now this is a 3 cross 4 matrix because it has 3 rows and 4 columns.
अगर हम अपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो उसके लिए तो हमारे पास मस्ट है कि आपके पास मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जब हम एशेलन और रिड्यूस एशेलन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग नॉर्मली लास्ट उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करके और अपनी लास्ट कॉलम को, जैसे इन दैट केस अगर हम कंसिडर ना करें और इसको इग्नोर करें और अपने सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दिस इज़ द डायगोनल, if I am just considering this 3x3 matrix and ignoring the fourth column, तो दिस इज़ द डायगोनल एंड इसकी जो लोअर एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं, तो दिस इज़ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है ये आपके पास आप नोट करें तो रो एशेलन फॉर्म में होगा। रो एशेलन फॉर्म की ये सारी कंडीशंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। वाई? बिकॉज इसके जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो हर अगली रोज़ में ज़्यादा होते हैं बिफोर द पिवट। जैसे दिस इज़ द पिवट हेयर इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री, फिर सेकेंड रो में पिवट है मेरे पास ये एंट्री और इससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है 1। फिर नेक्स्ट रो में दिस इज़ द पिवट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री और इससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 2। तो आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हर अगली रो में जो है पिवट से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ ज़्यादा होते हैं पिछली रो से। तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो हैं वो हमेशा एक रो एशेलन फॉर्म बनाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ नोट करें, ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दी है ये एशेलन फॉर्म तो है बट दिस इज़ नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, जैसे अगर इस रो में 1 है, नेक्स्ट में 2 होंगे, नेक्स्ट में 3 होंगे एंड सो ऑन। लेकिन आपके पास रो एशेलन फॉर्म में ज़रूरी नहीं है कि आपकी इसी कॉन्टीन्यूटी के साथ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आएँ। जैसे आपके पास इस रो में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं बिफोर पिवट 1, इस रो में बिफोर पिवट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 2 और नेक्स्ट रो में आपके पास बिफोर पिवट नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 1 2 3 4 5, जो कि 2 के बाद डायरेक्ट आपके पास 5 आ गए हैं। सो दिस कैन नॉट बी अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने जब भी अपने मैट्रिक्स को रो एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करना है तो आपने उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने। ओके स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। So this is an example of a 3x5 मैट्रिक्स और हमने इसको रिड्यूस करना है इनटू एशेलन फॉर्म। एशेलन फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करेंगे? जो हमने अपने 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े हैं वो अप्लाई करेंगे अपने इस मैट्रिक्स पे और इसको रिड्यूस करेंगे हम एशेलन फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, का तरीका हमारे पास ये होता है एशेलन फॉर्म में रिड्यूस करने का किसी भी मैट्रिक्स को, कि हमने सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री होती है फर्स्ट रो की, हम क्या करते हैं कि उसके नीचे वाली जो 2 एंट्रीज़ हैं सबसे पहले हम उनको ज़ीरो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रो ऑपरेशंस अप्लाई करूँगी तो साइन मेरे पास है इसका, इट शोज़ दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन दैट मैट्रिक्स। आपको कभी पॉसिबिलिटी है कि इसका नाम गिवन हो, फॉर एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ए या बी, और इन सम केस आपको ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस मैट्रिक्स का कोई नाम गिवन नहीं हो, विदाउट नेम आपको मैट्रिक्स दिया हो। तो एनीवेज नेम गिवन हो या नहीं, आपने इसके स्टार्ट करना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के साइन से। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फर्स्ट जो रो की एंट्री है उसकी नीचे वाली 2 टर्म्स आपने ज़ीरो करनी है। सबसे पहले मैं रो 2 की इस एंट्री को ज़ीरो करना चाहती हूँ। इसके लिए आप नोटिस करें कि अगर मैं 2 में से माइनस कर दूँ 2 तो मेरे पास ये एंट्री ज़ीरो होगी, और 2 में से 2 माइनस करने के लिए मुझे सेकंड ऑपरेशन जो है थर्ड ऑपरेशन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। आप देखिए यहाँ पे कि अगर मैं करूँ यहाँ पे रो 2 मुझे अप्लाई करना है, रो 2 को चेंज करना है तो पहले आएगा R2। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ 2 टाइम्स R1, आप देखिए अगर 2 है मेरे पास R2 की एलिमेंट, 2 में से माइनस करूँ 2 मल्टीप्लाई बाय R1 की एंट्री है कॉरिस्पॉन्डिंग इसके ऊपर वाली 1, तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा, मेरे पास ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा।
ये ऑपरेशन अप्लाई तो होगा इस पूरी रो पे, सेकेंड रो पे, लेकिन मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट ये है कि मुझे 1 के नीचे वाली जो है एंट्री को ज़ीरो करना है। वो जो चेंज होती है उससे हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो पहले यही रो सेकेंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर दें पूरा, और नेक्स्ट स्टेप में आप रो 3 के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करें। लेकिन मैं इसी स्टेप में दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, और मुझे R3 अगर मुझे ये ज़ीरो करना है, इसके लिए क्या ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा? R3 माइनस 3 टाइम्स R1। R3 में से मैं माइनस करूँगी 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई R1 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 1। 3 माइनस 3 मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो ये अभी एंट्री मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। अप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मेरे पास सेम रहेगी, क्योंकि फर्स्ट रो में आप देखें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी ऑपरेशन नहीं कर रही। फर्स्ट रो मेरे पास है 1 2 माइनस 1 2 एंड 1। ओके, आप चाहें तो अपना रफ साइड पे इन ऑपरेशंस को लिख सकते हैं। सबसे पहले R2 के ऑपरेशंस को आप रफ साइड पे लिख सकते हैं। R2 का ऑपरेशन है सबसे पहले 2 फॉर दैट एंट्री, 2 माइनस 2 टाइम R1 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री विच इज़ 1। 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट एंट्री मेरे पास आ गई है 0। फॉर सेकेंड एंट्री 4 माइनस 2 टाइम्स R1 विच इज़ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है 2 R1 की 2। 4 माइनस 4 अगेन हमारे पास 0 आएगी। इसी तरह से मैं इसकी सब एंट्री इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करूँगी R2 की सब एंट्रीज पे। फिर थर्ड एंट्री है 1 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 इज़ माइनस 1। 1 माइनस माइनस प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है 3। ओके, फॉर दैट एंट्री R2 की माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R1 विच इज़ 2 माइनस 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 6। ये एंट्री मेरे पास आ जाएगी माइनस 6। और इसी तरह से लास्ट एंट्री मेरे पास आ जाएगी 1। अप्लाई करें, आप देखिए R2 को 3 माइनस 2 टाइम्स R1 इज़ 1, तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। ओके, हमारे पास पूरा ऑपरेशन जो है R2 रो 2 पे अप्लाई मैंने कर दिया है अपना R2 माइनस 2 R1 का। दिस इज़ द थर्ड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और उसके बाद R3 पे मैं अप्लाई करूँगी। R3 पे मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। R3 फर्स्ट एंट्री देखते हैं R3 की विच इज़ 3 माइनस 3 टाइम्स R1 इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग R1 की एंट्री है 1। 3 माइनस 3 इज़ 0। तो फर्स्ट एंट्री मेरे पास आ गई है 0। ये अपनी नेक्स्ट ऑपरेशन R3 पे अप्लाई करना है 6 माइनस 3 टाइम्स R1 विच इज़ 2। 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास 0 आ गई है इसकी। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एंट्री 2। R3 पे अप्लाई करूँगी तो 2 माइनस 3 टाइम्स R1 इज़ माइनस 1, तो 2 प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 5। और सिमिलरली इन दोनों पे जब मैं अप्लाई करूँगी तो आई गेट द आंसर माइनस 12 एंड 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपकी सेकेंड रो की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पिवट से पहले जो हैं वो पिछली रो से ज़्यादा हैं। इसका फर्स्ट रो में पिवट हमारे पास 1 है, इससे पहले तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस नहीं है, तो हमारे पास नेक्स्ट रो में पिवट इज़ 3 और इससे पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोस हैं 2। अब सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मेरे पास जो लास्ट रो है, लास्ट रो में पिवट से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोस एटलीस्ट 3 हो, 2 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए अगर मेरे पास ये नंबर 0 हो जाए, सिर्फ ये वाला, तो मेरे पास अपना पूरा मैट्रिक्स मेरा जो है वो एशेलन फॉर्म में आ जाएगा। उसके लिए आप देखें, अगर आप
ये सोच सकते हैं कि मैं इसमें अगर 5 में ऐड कर दूँ 5 टाइम्स रो 1 तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है और एक चीज़ के बारे में केयरफुल रहना है कि अगर आप इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये ऑपरेशन पूरी R3 पूरी रो 3 पे होगा। अगर आप इसमें ऐड करते हैं रो 1, आप इसमें रो 1 का कोई स्केलर मल्टीपल ऐड करते हैं तो आप नोट करें कि यहाँ पे 1 और 2 मौजूद है, तो ये भी ऐड हो जाएगा आपके पास रो 3 में। और आपके पास ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हमने अपने ज़ीरोज़ बनाए थे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास ज़ीरो से हट के कोई नॉन ज़ीरो नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये नंबर्स ऐड होंगे। तो इसके लिए हम इसमें रो 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ताकि हमारे ये नंबर्स ज़ीरो ही रहें। उसके लिए मुझे ऑपरेशन करना है R2 और R3 को लेके। R3 में मुझे कुछ ऐड करना है ऐसे R2 को लेके कि मेरे पास ये नंबर ज़ीरो आ जाए। क्यों? क्योंकि जब मैं इसमें R3 में R2 ऐड करूँगी तो यहाँ भी ज़ीरोज़ मौजूद हैं, तो ये मेरे पास ज़ीरोज़ चेंज नहीं होंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं अपने इस नंबर को 1 करती हूँ। 3 से R2 को पूरे रो 2 को डिवाइड कर देती हूँ 3 से। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करते हैं हम। फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी 1 2 -1 2 1। सेकेंड रो क्या ऑपरेशन करने लगी हूँ मैं डिवाइड करने लगी हूँ या मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 1/3 से R2 को, रो 2 के ऊपर ऑपरेशन कर रही हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ 0। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ 1, -6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज़ -2 and 1 multiplied by 1/3 is this। और थर्ड रो मेरे पास it remains same। अब आप देखिए आपके पास ये 1 आ गया। अगर अब आप R3 में सबसे सब्ट्रैक्ट करते हैं 5 टाइम्स R2 को, तो आपके पास ये टर्म 0 आ जाएगी। देखते हैं कैसे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के ऑपरेशन लिख लेती हूँ। पहले हम क्या करने लगे हैं, हम R3 के ऊपर ऑपरेशन करने लगे हैं। रो 3 चेंज होगी, सिर्फ R3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास फुलफिल होता है कि हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं रो को, किसी भी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर रो। तो इन दैट केस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स R2 फ्रॉम R3। सिर्फ चेंजिंग आएगी मेरे पास रो 3 में। फर्स्ट 2 रोज़ मैं अपनी ऐसे लिखूँगी 1 2 -1 2 1 0 0 1 -2 1/3। ओके, R3 में ऑपरेशन से करने लगी हूँ मैं। R3 0 -5 टाइम्स R2 0, सो 0 - 0 इज़ 0। जब आपके पास ये टर्म 0 होती है किसी भी रो की, तो R3 सेम रहता है। सेकेंड मेरे पास एंट्री है, मैं आपको फिर भी इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 0 -5 टाइम्स R2 इज़ अगेन 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये एंट्री भी मेरे पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास दिस एलिमेंट 5 माइनस R3 लिखा है मैंने, -5 टाइम्स R2 लिखूँगी विच इज़ 1, सो 5 - 5 इज़ 0। ये रिक्वायरमेंट थी मेरे पास, मैंने इसको भी 0 कर दिया अपने एलिमेंट को। नेक्स्ट है मेरे पास -12 R3 लिखा विच इज़ -12 -5 टाइम्स विच इज़ R2 -2। Now this is equals to -12 minus plus 10 which is equals to -2। और for the last entry R3 is 0 and इसमें से मैंने माइनस करना है 5 टाइम्स R2 which is 1/3, so this is equals to -5/3। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करें कि ये 0 एंट्री जो है वो एक नॉन ज़ीरो एंट्री में चेंज हो गई है, लेकिन हमारा कंसर्न उससे नहीं है। हमें अपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री से पहले की टर्म्स ज़ीरोज़ चाहिए। अगर उसके बाद में टर्म ज़ीरो होती हैं तो इट्स फाइन विद द एशलेन फॉर्म कि तो हमारा जो
गिवन मैट्रिक्स है वो एशलन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है. दिस इज़ द एशलन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. कैसे आप देखिए, दिस इज़ द पिवट ऑफ फर्स्ट रो, दिस इज़ द पिवट ऑफ द सेकेंड रो एंड दिस इज़ द पिवट ऑफ थर्ड रो. फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज ऑफ ईच रो. अब देखिए आपके यहाँ पे पिवट से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हैं, पिछले वाले पिवट से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जितने भी हैं विच इज़ नन हेयर, तो यहाँ पे ज़्यादा है इस रो में पिछले से. और फिर नेक्स्ट रो में पिवट से पहले नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ पिछली रो से ज़्यादा हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं. और हमारे पास सेकेंड कंडीशन जो थी एशलन फॉर्म की कि आपके पास अगर कोई ज़ीरो रोज़ हैं तो वो लास्ट में होनी चाहिए, बट इन दैट केस वी डू नॉट हैव एनी ज़ीरो रोज़. So this is our echelon form of the given matrix A.